हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना, गठन, उद्देश्य तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में 1992 जनवरी में की गई। गठन और संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य होंगे और आयोग का अध्यक्ष महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा तथा अन्य 5 सदस्य समाजशास्त्री, कानूनवेत्ता, श्रमिक संघ, औद्योगिक प्रबंधक तथा प्रशासन और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित होंगे। इन 5 सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। आयोग में एक सचिव होगा और आयोग के तहत एक सलाहकारी सेल का गठन किया गया। इस सेल के माध्यम में पीड़ित महिलाओं को पारिवारिक सलाह एवं कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से आयोग को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य इस प्रकार रहेंगे कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, वैधानिक उपचार संबंधी उपायों का सुझाव देना, शिकायतों को हल करने और उनका निपटान करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों के संबंध में सरकार को सुझाव देना। महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी राष्ट्रीय महिला कोष के गठन का भी प्रावधान किया गया है ताकि स्वरोजगार के लिए प्रयास करने वाली महिलाओं तथा महिला समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कार्य की चर्चा करें तो पहला कार्य महिला अधिकारों के उल्लंघन के मामले में स्वप्रेरणा से या पीड़ित पक्ष या तीसरे पक्ष की शिकायत पर जांच करना, महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, प्रचलित कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन एवं सुधार हेतु सुझाव देना। तीसरा, महिलाओं के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा महिला जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार करना। चौथा, महिला अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप। पांचवा, प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों, सेमिनार तथा अन्य माध्यमों से महिलाओं में जागरूकता लाना। छठवां, महिलाओं से जुड़े किसी विशिष्ट मामले पर सरकार को रिपोर्ट देना। सातवां, महिलाओं के अधिकारों को हनन होने पर जांच करना। शक्तियां, महिला अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच के मामले में आयोग को दीवानी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। आयोग किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है, दस्तावेज मांग सकता है तथा साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका को समझाइए। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का केंद्रीय राजनीतिक संगठन है जो इस व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका को निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। जैसे राजनीतिक दल एक प्रकार के हित समूह होते हैं जो समाज के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व कर या हित समूह का कार्य करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल जनता के राजनीतिकरण, समाजीकरण एवं राजनीतिक अभिजनों के भर्ती कार्य को संपन्न करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के किसी प्रश्न, समस्या तथा दृष्टिकोण के पक्ष तथा विपक्ष में जनमत तैयार करते हैं और इस प्रकार वे राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण तथा शासन संचालन का कार्य भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। साथ ही सत्ता में नहीं आने पर विपक्ष के रूप में ये सरकार पर नियंत्रण का कार्य भी करती है। इस प्रकार ये देश में शक्ति संतुलन को बनाए रखते हैं। राजनीतिक दल जनता और शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं तथा दोनों के मध्य निरंतर संपर्क बनाए रखने में तथा दो तरफा संचार में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल किसी समाज के मूल्यों एवं लक्ष्यों में परिवर्तन हेतु नियोजित प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये विकास और आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजनीतिक दल समाज में असहमति को शांतिपूर्ण एवं
संस्थागत रूप से स्थापित करने में प्रभावकारी साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये समाज के विभिन्न समूहों की मांगों तथा शासन प्रक्रिया के संदर्भ में हित एवं अभिव्यक्तियों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को सरल एवं सामंजस्यपूर्ण बनाकर राजनीतिक स्थिरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त कार्य या भूमिका राजनीतिक दलों के सैद्धांतिक कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों का संपादन या सफलता बहुत कुछ राजनीतिक दलों की प्रकृति, उनके नेतृत्व और उनके पारिस्थितिकी वातावरण पर निर्भर करती है। तीसरा प्रश्न है, समुदाय आधारित संगठन CBOS क्या होते हैं और इनके कार्यों का वर्णन करते हुए वर्तमान में इनकी प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। तो समुदाय आधारित संगठन एक गैर लाभ की दृष्टि से स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले वे समूह हैं जो स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार लाते हैं। इस प्रकार सामुदायिक संगठन ऐसे गैर लाभकारी संगठन हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। वर्तमान में 33 लाख पंजीकृत समुदाय आधारित संगठन है। उद्देश्य, तो समुदाय आधारित संगठनों का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीक तथा सूचना आदि तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना होता है। दूसरे शब्दों में समाज के विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों में समानता स्थापित करना। समुदाय आधारित संगठन मुख्यतः वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें सामान्यतः और अनिवार्यतः सभी सदस्य स्थानीय समुदाय से होते तथा जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं का अनुभव होता है। इनका प्रमुख कार्यों में है पड़ोस सुधार, सुविधाजनक आवास, खाद्य सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिक सेवाएं, पहुंच योग्य यातायात सुविधाएं, आपदा कार्यवाही, चिकित्सा सहायता, पर्यावरण संरक्षण, युवा गृह केंद्रों की स्थापना। इनकी प्रमुख चुनौतियों में रहता है, पहला, वित्त की उपलब्धता इन संगठनों की सबसे बड़ी समस्या है और इनके अभाव में सभी गतिविधियां व कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। दूसरा, आवश्यक तकनीक की अनुपलब्धता भी इनकी एक प्रमुख बड़ी समस्या है। तीसरा, पर्याप्त शासकीय प्रोत्साहन न मिलना भी इन संगठनों के लाभों को सीमित करता है। चौथा है, ग्रामीण स्तर पर व्याप्त अशिक्षा भी इन संगठनों के विकास का एक बड़ा अवरोधक है। जातिगत असमानता भी इन संस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। और छठवां, व्यापक सहभागिता न हो पाना भी इन समुदायों की एक प्रमुख चुनौती है। चौथा प्रश्न है, सिटीजन चार्टर क्या है और उसके महत्व तथा उपयोगिता को समझाइए। तो सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें कोई संगठन अपनी सेवाओं के मानक संगठन से संबंधित सूचनाएं, पसंद और परामर्श सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच, शिकायत निवारण और शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व व्यवस्थित वर्णन करता है। नागरिक घोषणा पत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक सेवाएं नागरिक केंद्रित हों। भारत में 1997-98 से सिटीजन चार्टर का प्रारंभ हुआ। ये चार्टर विभिन्न विभागों की दीवारों पर अंकित रहता है, जिसमें विभागों के कार्य, उत्तरदायी, अधिकार व शिकायत आदि कर की जानकारियां अंकित होती हैं। महत्व और उपयोगिता देखें तो किसी सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति को सुधारने में सिटीजन चार्टर निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग संपूर्ण देश में नौकरशाहों को भावशून्य लोक कल्याण का अनिच्छुक एवं भ्रष्ट माना जाता है। सिटीजन चार्टर में नौकरशाही की उदार एवं ईमानदारी छवि बनती है। दूसरा, सरकारी संस्थान के कर्मचारियों में नौकरी की अत्यधिक सुरक्षा के चलते किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव का खतरा नहीं होता, इसलिए वे प्राय अपने काम के प्रति थोड़ा लापरवाह होते हैं। परंतु यदि सरकारी संस्थानों में नागरिक घोषणा पत्र लागू कर दिया जाए तो कर्मचारियों के लिए समय रहते अपने लक्ष्य पूरे करना आवश्यक हो जाएगा और वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति ज़्यादा सजग रहेंगे। तीसरा, सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति में प्रायः नवाचारों के प्रति असहमति का भाव होता है। नागरिक घोषणा पत्र लागू होने से कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों को समय पर करने तथा परिणाम जल्दी पाने के लिए नवाचारों को अपनाना होगा। उदाहरण के लिए कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण। चौथा, सिटीजन चार्टर प्रशासन की संपूर्ण कार्यप्रणाली जनता के सामने स्पष्ट कर देते हैं ताकि जनता बिचौलियों से बच सके और पूछताछ में लगने वाले समय की बचत हो।
प्रशासन में उत्तरदायित्व लोकतंत्र एवं विकास दोनों को प्रभावित करता है। चार्टर में निश्चित कार्य की जवाबदेही किसी अधिकारी में निहित कर दी जाती है जिसके प्रति वह उत्तरदायी होता है और उससे बच नहीं सकता। इस प्रकार सिटीजन चार्टर एक सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति में निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव लाता है और उसे नागरिक केंद्रित स्वरूप प्रदान करता है। और अंत में दोस्तों 5वां प्रश्न है, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी या जन सहभागिता को समझाते हुए इसको प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन का संचालन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। फलस्वरूप जनता की राजनीति में सहभागिता अनिवार्य हो जाती है। राजनीतिक सहभागिता में वे स्वैच्छिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जनता शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नीतियों के निर्णय में भाग लेती है। राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत मतदान कार्य, राजनीतिक जानकारियां प्राप्त करना, राजनीतिक वाद विवाद, राजनीतिक सभाओं में उपस्थिति, राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना एवं उन्हें चंदा देना, चुनाव अभियान में भाग लेना, दलीय पदों के चुनाव में भाग लेना आदि क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। साधारण शब्दों में राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करती है। भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यापक राजनीतिक सहभागिता एवं व्यापक विकास के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, शिक्षा। तो विभिन्न अध्ययनों द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित व्यक्तियों में राजनीतिक सहभागिता की दर अधिक पाई जाती है। दूसरा, नागरिक तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि। तो ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। तीसरा, विवाहित स्थिति। विवाहित व्यक्तियों में अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। धन संपत्ति। गरीबों की तुलना में अमीरों में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। पांचवा, लिंग। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। छठवां, निवास की अवधि। किसी समुदाय में व्यक्ति की निवास की अवधि जितनी अधिक होती है राजनीतिक सहभागिता भी उतनी अधिक पाई जाती है। और सातवां, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति। जहाँ राजनीतिक संस्थाएं सरल होती हैं, उनके पास संचार यातायात के साधन अधिक हैं, वहाँ राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।